Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium subject chemistry. So last time we have to discuss some concept according to dipole moments, polarity of bond. So understanding this topic, today we learn to VSCPR concept. So what is VSCPR concept? So लास्ट टाइम मैंने एक डिस्कस किया था कि ये आप कंप्लीट करेंगे तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो आपका जो फजेंस रूल है, फजेंस रूल, तो एक बार उसके बारे में स्टडी कर लेंगे. तो फजेंस रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद VSCPR कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. तो उसके कुछ रूल्स है. द स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड द लार्जर साइज ऑफ एनायन. स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन and larger size of anion, the greatest covalent characteristic of ionic bond. The size of here cation and anion. So smaller size of cation is a small size and anion as a large size. So smaller size of cation is indicate that, तो समझते हैं, जैसे कि N में से आपका बन गया Na+1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो होंगे वो कितने होंगे उसकी बात कर रहे हैं हम. ये जो है तो 11 एटॉमिक नंबर, देयरफॉर 11 प्रोटॉन. यहाँ पे क्या रहेगा, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, ये दोनों इक्वल रहेंगे. बट जैसे भी यहाँ पे आ जाएंगे तो 11 प्रोटॉन रहेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कम हो जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो इसकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस. यानी कि यहाँ पे वर्क करेगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन बढ़ जाने की वजह से उसका जो फोर्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, वो जो फोर्स है वो उसका बढ़ जाएगा. तो इसकी वजह से यहाँ पे उसकी साइज कैसे हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कैटायन हैज अ स्मॉल साइज. इन सिमिलर वे हियर एनायन हैज अ लार्ज साइज. सो एनायन यानी कि यहाँ पे जैसे कि Cl-, तो उसके पास क्या हो गया कि लास्ट में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है. तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन रहेंगे बट 18 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. क्योंकि उसका रीजन आपको पता है, यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बढ़ गए. तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इस तरह का क्रिएट होगा. सिमिलर है यहाँ पे एनायन. तो एनायन में सेम कंडीशन होगी कि प्रोटॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन है रहेंगे, बट एनायन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. तो उसकी वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है किसके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो फोर्स कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा. तो एनायन सिकुड़ जाएगा क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया है इसलिए. और यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज कम हो गया तो वो वाइड हो जाएगा और ये नैरो हो जाएगा. तो इसलिए उसका साइज की बात कर रहे हो, वो ग्रेटर हो जाएगी और ये लार्जर हो जाएगी और ये स्मॉल हो जाएगी. द ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड. दूसरा जो स्टेटमेंट है वो चार्ज रिलेटेड है, चार्ज और कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो, और इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोल सकते हैं आप. तो ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन, व्हाट इज कैटायन, कैटायन यानी कि Na, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो. फॉर द कैटायन सेम साइज एंड चार्ज द वन विल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा उसका, तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज छोड़ दिया उसने. The transition element is more polarizing than the one of noble gases configuration. यानी कि वो नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेगा. Na जो है वो Na+ क्रिएट होने के बाद 11 में से 10 होगा, यानी कि नोबेल गैसेस जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया. तो उसको क्या बोल सकते हम, NH2 NP6. NH2 यानी कि N की जगह पे आप डिफरेंट ले सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और NP6. तो ये नोबेल गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेगा. तो ये जो बात हुई वो इस तरह से बात हुई. तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कि ये क्या कहा था कि आयनिक जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं है, स्लाइटली कोवेलेंट बॉन्ड है. और इन सिमिलर वे हियर कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो स्लाइटली दूसरे है. तो उसके लिए देखते हैं
the building of electron charge density between nucleus, the polarizing power of cation and the polarizability of anion and the extend the polarization. So anion are the factor which determine परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड में भी स्लाइटली आपको देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। ऐसा फजेल्स ने कहा था कि इसका ये रूल्स का स्टेटमेंट ही यही है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें स्लाइटली आपको 100% आयनिक नहीं है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, उसमें स्लाइटली आपको आयनिक दिखेगा और आयनिक में स्लाइटली आपको कोवेलेंट दिखेगा। तो ये उसका स्टेटमेंट था। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट है, उसका नेम है थियोरी का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, VSEPR। तो पहले तो ये थियरी का फुल फॉर्म क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो ये थियरी की रिक्वायरमेंट क्या हुई, तो यहाँ पे उससे आगे जो हमने लुईस कॉसेल का जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो उसके स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करेगा जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा, तब जाके सिर्फ हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। उसका शेप कैसा होगा, ये जो सारे उसके शेप के बारे में, तो ये से जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम एप्लीकेबल यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन थी वो हमें नहीं मिलती थी, तो इसलिए हमने ये थियरी का इन्वेंशन किया कि ये उसके बाद ये थियरी का इन्वेंशन हुआ कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो ये क्या देता है आपको, मोलिक्यूल्स होंगे उसके शेप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एक बात आपको यहाँ पे चीज नहीं सीखनी है, लुईस कॉसेल का जो थियरम था वो स्टेटमेंट सारे जो उसके लॉज थे वो किसके लिए हेल्प करेंगे, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन जो होगा मोलिक्यूल्स होंगे उसमें किस तरह से अरेंजमेंट होती है और स्टेबिलिटी गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी गेन करके स्टेबिलिटी कवर करते हैं वो। तो ये था, ये VSEPR यानी कि आपको शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब ये समझते हैं। सो द मेन कॉन्सेप्ट है उसका शेप, वो एक्सप्लेन नहीं करता था लुईस कॉसेल, ये शेप एक्सप्लेन कर सकता है ये थियरी में। तो इतना है मेन उसमें। दिस थियरी प्रोवाइड अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे उसमें सिडविक एंड पॉवेल in 1940 proposed a simple theory based on a repulsive interaction of the electron pair in a valence shell of atom. सिजविक एंड पॉवेल साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन, जो रिपल्सन होता है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी। किसकी वजह से, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी वजह से। ये कॉन्सेप्ट सिंपल थियरी का दिया था कि उसने ऐसा सजेस्ट किया था कि इस तरह का रिपल्सन फोर्स जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसमें हो सकता है। सिजविल पॉवेल इन 1940। आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू ईयर यानी कि 1957 scientist name is Gillespie and another scientist name is Newholm. So ये न्यूहोम एंड गैलेस्पी, उन दोनों ने एक सजेशन दिया, सिंपल पॉस्टुलेट दिए। तो वो पॉस्टुलेट की हम स्टडी करेंगे, पॉस्टुलेट ऑफ VSEPR थियरी। तो ये थियरम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी केमिस्ट्री की थर्ड स्टडी के लिए, मॉलिक्यूल की स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरी और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये सभी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को ये प्रिपेयर करना है और आना चाहिए। तो प्रोपोजन उसने पॉस्टुलेट क्या दिए, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड बोथ अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो उसका सेंट्रल एटम होगा उसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर।
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसी हो सकती है? बॉन्डेड हो सकती है, नॉन बॉन्डेड, बोथ हो सकती है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, अराउंड द सेंट्रल एटम, कि कितनी सेल है वो। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रिपल वन अनदर सिंस दे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड पेयर होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी ना, ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग, यानी कि उसको ऐसा बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? लॉन पेयर बोलेंगे। VSEPR कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू ऐसी जो नॉन बॉन्डेड पेयर है उसको लॉन पेयर बोलेंगे। और ये जो सारी है यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर। तो ये क्या हुआ कि अराउंड जो होता है सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में जो पेयर होती है उसका शेप डिसाइड करती है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल रिपल वन अनदर देयर क्लाउड्स आर नेगेटिव, क्योंकि दोनों के क्लाउड्स से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वो नेगेटिव है तो इसलिए दोनों को रिपल्जन होगा। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन अ शेप मिनिमाइज रिपल्जन एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देयर, यानी कि यही रिपल्जन की वजह से उसके शेप डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट, वैलेंस सेल इज टेकन अ स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इज टेकन अ स्फीयर with the electron pair localizing on a spherical surface at maximum distance from one another, यानी कि spherical shape। तो ये जो सारे जो शेप मैंने आपको बताए थे उस दिन, इस तरह से यहाँ से आता है इस तरह से, तो इसे स्फीरिकल शेप है तो उसकी वजह से आपको एक बेस्ट शेप मिलते हैं, पर्टिकुलर फिक्स शेप। लॉन पेयर के हिसाब से आपको एक फिक्स शेप मिलता है। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि कोई डबल बॉन्ड होगा बीच मोलिक्यूल के बीच में, तो उसका किस तरह से काउंट करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर, यानी कि सपोज इस तरह से ऐसा कुछ भी होगा, मैं यहाँ पे रैंडमली लिख रहा हूं। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करेंगे हम, जब VSEPR कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो उसको एक सिंगल सुपर पेयर में डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि ये तो क्या है, फिक्स है, स्टेबिलिटी है उसकी डबल बॉन्ड की। तो यानी कि ये तो रिपल्सन एक दूसरे को नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो क्या है ऐसे सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर उसको चाहिए। तो उसको क्या कंसिडर कर देंगे हम, सिंगल सुपर पेयर में कंसिडर कर देंगे, और बाकी जो सारे है उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो हमें रिपल्सन में हेल्प करेगा। रिपल्सन है स्टेट में उसके जो मॉलिक्यूल का शेप है उसमें सब रिपल्सन होगी तो उसमें सब हेल्प करेगा। उसके बीच में तो कुछ रिपल्सन होगा नहीं, बट डबल बॉन्ड के अराउंड कुछ सिंगल बॉन्ड है, इसे कार्बन के या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसके अराउंड जो भी ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आते हैं तो उसके बीच में फिर रिपल्सन हो सकता है। बट पर्टिकुलर ये जो दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो प्रोसेस, एक पॉइंट आपको समझना है। तो ऐसे जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मोर देन वन बॉन्ड, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम, सुपर सिंगल सुपर पेयर के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। Where 2 or more resonance structure can be represent molecule, the VSEPR concept is applicable for any such structure। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि हमने ओजोन का देखा था 2 स्ट्रक्चर, तो VSEPR कॉन्सेप्ट ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वन साइड राइट साइड डबल बॉन्ड आ रहा था, दूसरी साइड लेफ्ट साइड आ रहा था, उसका कंबाइन करके हमने देखा था। तो ऐसे डीलोकेलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये थियोरी थी हमारी रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की थियोरी में 2 स्ट्रक्चर थे, रेजोनेंस 2 स्ट्रक्चर से ओजोन के, तो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए भी हम ये VSEPR कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपको समझाया बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, तो सबसे ज्यादा रिपल्जन लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में होता है, उससे कम लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड लास्ट में बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा अगर एग्जाम में है तो पूरा लिखना है। लॉन पेयर उसका शॉर्ट फॉर्म होगा व्हाट इज रिपल्जन बिटवीन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर। लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर के बीच में हाईएस्ट रिपल्जन होगा, 2 बॉन्ड पेयर के बीच में लोएस्ट
रिपल्जन होगा, और एक बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर के बीच में मिनिमम दोनों के बीच का रिपल्जन होगा। नेक्स्ट, the Nilons and Gillips refined the VSE pair model, explain important difference between the lone pair and bonding pair of electron. While the lone pairs are localized on a central atom and bonded pair is shared between two atoms, the result lone pair electron in a molecules occupy more than space compared to the bonding pair of electron. यानी कि वो स्पेस की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके शेप्स के बारे में, बट ये चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ शेप के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि HF है, HCl है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं AB। A यानी कि वन मॉलिक्यूल, दूसरा यानी कि दूसरे एटम, दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल हुआ HF, HBr, HCl, HI, H2। तो उसके लिए तो हमें ज्योमेट्री को देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसके शेप ज्योमेट्री यानी कि उसका शेप, क्योंकि उसके जो सभी है उसके ऑल शेप्स आर लीनियर शेप। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो शेप होगा वो होगा लीनियर शेप। अंडरस्टैंड? तो यहां तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लॉन पेयर, सेंट्रल एटम हैज अ लॉन पेयर। सो ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये VSEP के टोटल 6 पॉस्टुलेट थे वो प्रिपेयर करने हैं, और ये फिजेंस रूल्स था वो, तो यहाँ तक आपको सब रीड करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे VSEPR कॉन्सेप्ट को और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करने की, क्योंकि ये जो VSEPR कॉन्सेप्ट है पूरा शेप के बारे में ही है। तो आपको डिफरेंट सभी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के, जैसे कि Al2O3 है, दूसरा है अनोदर है PCl5, तो इस तरह से हम देखेंगे CF4H2O NH3 BrF5 ClF3। तो डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो उसका शेप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी है, लॉन पेयर कैसी है, बॉन्ड पेयर कैसी है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कौन सा, TVSU यानी कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, यहीं से आपको मिलेगी। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया जाता है, तो आपको कैसे फाइंड करनी है वो आपको एक प्रिपेयर करके आना है, कल रीड करके रखना प्रिपेयर करके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।